हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं इस अपने मंच, अपने प्लेटफॉर्म, अपने परिवार में गंगा एकेडमी में। तो देर मत कीजिए, आप सब अपना लैपटॉप, मोबाइल फोन खोल के YouTube को ओपन कर लीजिए और YouTube में सर्च बार में लिख दीजिए गंगा एकेडमी और गंगा एकेडमी लिख कर सर्च कर दीजिए। और सर्च करने के बाद स्वामी विवेकानंद वाले लोगों वाला चैनल अपना परिवार है, इस चैनल पर आप सब सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से हर वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपको वीडियो मिलता रहे और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप देखिए और अपने परीक्षा की तैयारी को बेहतर कीजिए और परीक्षा हॉल में जाइए, परीक्षा क्वालिफाई करके एक नौकरी आसानी से लेकर चले आइए, जिससे आपको आपके घरों में खुशियाँ हो। तो चैनल पे को लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट भी देते रहे। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों, सगे संबंधियों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए हर ग्रुपों में और इतना शेयर कीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक नागरिक तक इसे आप सभी को पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी आप सभी को दे रहे हैं। तो भारत के प्रत्येक, संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचाकर भारत के हर एक आम नागरिक तक इस गंगा एकेडमी को पहुंचा दीजिए। और आप सभी से गुजारिश करता हूं, आप सभी से अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए। आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट आप सभी का मिलता रहेगा तो संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरा कंप्लीट फुल कोर्स के साथ आप सभी को हर एक विषय की क्लास के साथ साथ PDF देकर संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए और 1 लाख सब्सक्राइबर हमें फटाफट आप सभी पूरा करवाइए। जल्दी ये व्हाइट बोर्ड के स्थान पे डिजिटल बोर्ड भी आप सभी को मिल जाएगा। तो 1 लाख सब्सक्राइबर आप सब फटाफट जुड़ते हुए पहुंचा दीजिए, जिससे आप सभी के लिए ये डिजिटल बोर्ड वाली कक्षाओं का शुभारंभ किया जा सके। तो चलिए हम शुरू किए थे मेरे प्यारे बच्चों भारतीय दंड संहिता, और भारतीय दंड संहिता में हम पढ़ रहे थे अध्याय को कि भारतीय दंड संहिता में कुल 37 अध्याय हैं और एक एक अध्याय को हम आप सभी को पढ़ा रहा हूं कि अध्याय 1 में क्या है, अध्याय 2 में क्या है भारतीय दंड संहिता में, अध्याय 3 में क्या है और इन अध्यायों में धारा कहां से कहां तक है। तो हम आप सभी को सभी अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, धारा पर भी चर्चा कर रहे थे। तो हम पहुंच गए थे अध्याय 29 तक। तो अध्याय 29 से लेकर आज हमारा सारे अध्यायों पर चर्चा हो जाएगी, यानी 37 अध्यायों को हम आज आप सभी को कंप्लीट कर देंगे। यानी भारतीय दंड संहिता में कुल 37 अध्यायों पर आज की क्लास में पूरा विस्तृत हम आप सभी को बतला देंगे और हर अध्याय में कितने धारा हैं, कौन कौन से धारा हैं, उन पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम अध्यायों पर चर्चा करने के बाद फिर हम एक एक धारा को पर्सनल लेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण धारा है, जो पूछे जाते हैं। उन सब धाराओं को हम एक एक करके पूरा आप सभी को रटवाने का प्रयास कर रहा हूं, आप सभी को घोल के पिलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो फटाफट जुड़ जाइए चैनल पर और अब हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सभी को अध्याय 29 में क्या है ये याद होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अध्याय 29 में
अपील से संबंधित सब प्रावधान है। यानी जब कहीं हम अपील करते हैं तो वो अपील करने का पावर भारतीय दंड संहिता में अध्याय 29 में दिया हुआ है। यानी अध्याय 29 में क्या है, तो अध्याय 29 में याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अपील है। और इस अध्याय 29 में कौन कौन से धारा में दंड प्रावधान बनाए गए हैं, तो याद कर लीजिए अध्याय 29 में धारा आता है 372 से लेकर 394। यानी 372 से लेकर 394 तक आपको धारा मिलेगा अध्याय 29 में। तो याद कर लीजिए एक बार फिर से, अध्याय 29 में अपील है। भारतीय दंड संहिता में ICRPC में अध्याय 29 में प्रावधान है अपील का, और इनमें धारा आता है 372 से लेकर 394। तो याद कर लीजिए CRPC के अध्याय 29 में अपील है और इसमें धारा 372 से 394 है। अब नेक्स्ट अध्याय की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट अध्याय हमारा है अध्याय 30। तो याद कर लीजिए अध्याय 30 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए अध्याय 30 में निर्देश व पुनरीक्षण है। तो निर्देश व पुनरीक्षण CRPC के किस अध्याय में है, तो निर्देश और पुनरीक्षण CRPC के अध्याय 30 में है। और इस अध्याय CRPC के अध्याय 30 में कौन कौन सा धारा आता है, तो याद कर लीजिए 395 से लेकर 405। तो 395 से लेकर 405 CRPC के किस अध्याय में आता है, तो अध्याय 30 में आता है। और अध्याय 30 में क्या है, तो निर्देश व पुनरीक्षण है। आप जब परीक्षा देने जाओगे तो वहां आपसे यही पूछा जाता है कि CRPC के किस अध्याय में निर्देश व पुनरीक्षण का प्रावधान है, या निर्देश व पुनरीक्षण CRPC के किस अध्याय में लिखा गया है, तो अध्याय 30 में है। धारा अगर पूछ ले तो 395 से लेकर 405 है। अब अपील पूछ ले कि CRPC के अपील में कौन सा अध्याय अपील के अंतर्गत आता है, तो अध्याय 32 आता है। धारा पूछ ले तो 372 से 394। तो याद कर लीजिए CRPC का अध्याय 29 क्या है, CRPC का अध्याय 29 अपील है। धारा 372 से 394। CRPC का अध्याय 30 क्या है, निर्देश व पुनरीक्षण है। धारा पूछ ले तो 395 से 405 धारा CRPC का अध्याय 30 के अंतर्गत है। तो अब नेक्स्ट अध्याय की ओर आते हैं, अध्याय 31। तो आगे आइए, CRPC का अध्याय 31 में क्या है, तो याद कर लीजिए 31 में है आपराधिक मामलों का अंतरण। यानी जब हम कोई आपराधिक मामला देखेंगे, आपराधिक मामलों का अंतरण वाला विषय देखेंगे, तो यह CRPC के अध्याय 31 में प्रावधान दिया हुआ है। और इस CRPC 31 में धारा कौन से आता है, तो धारा 406 से लेकर 412 तक है। तो याद कर लीजिए CRPC का अध्याय 31 में क्या है, तो 31 में है आपराधिक मामलों का अंतरण। और इस धारा अध्याय 31 में धारा 406 से लेकर 412 है। तो 406 से लेकर 412 धारा
सीआरपीसी के अध्याय 31 में है, जिसमें प्रावधान है आपराधिक मामलों का अंतरण। तो आइए अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। सीआरपीसी का अब अध्याय है 32। तो सीआरपीसी का अध्याय 32 में आपको याद रखना है, याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कि सीआरपीसी का अध्याय 32 है दंडादेशों का निष्पादन। दंडादेशों का निष्पादन कैसे कैसे है? दंडादेशों का निष्पादन याद कीजिए, अध्याय 32 में प्रावधान है दंडादेशों का निष्पादन से। तो कौन सा दंडादेश का जिक्र किया गया है, आइए देखते हैं। अध्याय 32 में दंडों के निष्पादन में निलंबन आपका हो गया, निलंबन हो गया तो परिहार भी आ जाएगा और लघुकरण भी हो जाएगा। तो अध्याय 32 में सीआरपीसी का अध्याय 32 कहता है कि दंडादेशों का निष्पादन, यानी कि निलंबन, परिहार और लघुकरण। निलंबन, परिहार और लघुकरण, ये दंडादेशों का निष्पादन सीआरपीसी का अध्याय 32 के अंतर्गत आता है। और सीआरपीसी के अध्याय 32 में धारा कौन कौन सा आता है, तो याद कर लीजिए, धारा है 413 से लेकर 435, यानी धारा 413 से 435 तक सीआरपीसी का अध्याय 32 के अंतर्गत आता है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको भूलेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, याद हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट अध्याय की तरफ आते हैं, अध्याय 33। सीआरपीसी के अध्याय 33 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सीआरपीसी का अध्याय 33 याद कर लीजिए, और इस सीआरपीसी के अध्याय 33 में एक शब्द है बेल। बेल क्या है? जिसको हम जमानत भी कहते हैं, यानी बेल व बंध पत्रों के बारे में कोई उपबंध बनाने का प्रक्रिया है। बेल व उपबंधों के बारे में, बेल व उपबंध पत्रों के बारे में कोई उपबंध बनाने की प्रक्रिया सीआरपीसी का अध्याय 33 के अंतर्गत आता है। और इस सीआरपीसी के अध्याय 33 के अंतर्गत धारा याद कर लीजिए, 436 से लेकर 450, यानी 436 से लेकर 450 तक निम्नलिखित में से किस अध्याय के अंतर्गत धारा आता है? 436 से लेकर 450 तक। तो ये अध्याय 33 सीआरपीसी का आता है। इसमें आता क्या है? बेल व बंधपत्रों के बारे में उपबंध। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को भूलेगा? नहीं सर भूलेगा। तो चलिए एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आप सभी को कहीं कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। बार बार रिकॉल कर देंगे क्लास में, तो क्लास में ही आप सभी को याद हो जाएगा। और मेरा मकसद है कि आप सभी को याद कराने का, जिससे परीक्षा में कोई भी धारा, कोई भी अध्याय आपसे पूछ लिया जाए भारतीय दंड संहिता का, तो आपका एक क्वेश्चन कभी गलत ना होने पाए। तो अध्याय 29 में क्या है, मेरे साथ बोलते हुए चलिए मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय दंड संहिता हम पढ़ रहे थे, और इस भारतीय दंड संहिता में हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी के अध्याय और धाराएं, यानी सीआरपीसी का ये अध्याय है। और इस अध्याय में कौन सा प्रावधान है यहाँ लिखा हुआ है, और ये धाराएं इस सीआरपीसी के अध्याय में कौन कौन सा धारा आता है, कितने धारा आते हैं, यहाँ आपको लिखा हुआ है। तो सीआरपीसी का अध्याय 29 कहता है अपील। सीआरपीसी का अध्याय 29 में अपील है, और इसमें धारा 372 से लेकर 394। नेक्स्ट सीआरपीसी का अध्याय 30 की तरफ आएंगे, और 30 में है निर्देश व पुनरीक्षण, और इसमें धारा याद कर लीजिए 395 से 405। अब नेक्स्ट
अध्याय सीआरपीसी का अध्याय 31 आता है और इस सीआरपीसी 31 में आपराधिक मामलों का अंतरण है और इसमें धारा कौन सा आता है याद कर लीजिए 406 से लेकर 412। अब नेक्स्ट सीआरपीसी का अध्याय आता है 32। आइए सीआरपीसी का अध्याय 32 भी याद करते हैं जिसमें है दंडादेशों का निष्पादन यानी कि निलंबन, परिहार और लघुकरण। और इसमें धारा आता है अध्याय 32 में 413 से लेकर 432। तो चलिए नेक्स्ट अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, अध्याय 33। तो अध्याय 33 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अध्याय 33 में बेल और बंद पत्रों के बारे में उपबंध है और इस अध्याय 33 में धारा है 436 से लेकर 450 यानी 436 से लेकर 450 तक धारा सीआरपीसी का अध्याय 33 में आता है और इसमें है बेल व बंद पत्रों के बारे में उपबंध। तो अब नेक्स्ट अध्याय सीआरपीसी का है अध्याय 34। तो आइए सीआरपीसी का अध्याय 34 को भी याद करते हैं। तो सीआरपीसी का अध्याय 34 है, याद कर लीजिए। इसमें है संपत्ति का व्यसन, संपत्ति का व्ययन। सीआरपीसी का अध्याय 34 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो सीआरपीसी का अध्याय 34 में संपत्ति का व्ययन है, अर्थात व्ययन से मतलब तात्पर्य व्यय से है। मतलब जो हम संपत्ति को व्यय करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, खर्चे करते हैं, वो सारी प्रक्रिया किस सीआरपीसी के किस अध्याय में मिला है, लिखा हुआ है और उसमें कौन कौन सा धारा आता है। तो याद कर लीजिए, संपत्ति का व्यय यानी संपत्ति का व्यय एक्सपेंड, संपत्ति का जो खर्चा होता है उस सीआरपीसी का अध्याय 34 में इसकी प्रक्रिया बनाई गई है। धारा याद कर लीजिए 451 से लेकर 459 यानी सीआरपीसी का अध्याय 34 संपत्ति का व्ययन है और इस सीआरपीसी के अध्याय 34 में धारा याद के लिए 451 से लेकर 459, 451 से लेकर 459 वाली धारा सीआरपीसी के अध्याय 34 में आता है जिसमें है संपत्ति का व्ययन। तो नेक्स्ट सीआरपीसी है, अगला सीआरपीसी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीआरपीसी का अध्याय 35। तो सीआरपीसी के अध्याय 35 में क्या है, कौन सी प्रक्रिया है, इसमें कौन सी कितनी धाराएं की बात का प्रावधान है। तो आइए याद करते हैं। तो सीआरपीसी का अध्याय 35 याद कर लीजिए, अनियमित कार्यवाही यानी अनियमित कार्यवाही। तो अनियमित कार्यवाही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम कोई कार्यवाही अनियमित रूप से करें, एक प्रक्रिया होता है नियमित और एक प्रक्रिया होता है अनियमित। जैसे हम आपको गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली क्लासेस आप तक पहुंचा रहे हैं। हर क्लासेस को हम आप तक डेली रूटीन के साथ हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। ये निरंतर प्रक्रिया जारी है, इसे हम कहते हैं नियमित पढ़ाई। तो ये हमारी कामकाज क्या है, नियमित है आप सभी के प्रति। तो आप सभी के प्रति हम नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब हम यही क्लासेस को, जैसे आज आप सभी के साथ हम एक क्लासेस दे रहा हूँ, फिर 6 महीना, साल भर, 2 साल हम ब्रेक कर दिए और फिर कभी हम
आपको एक क्लास फिर दे दें एक लंबा समय बाद, तो उसे कहते हैं अनियमित कामकाज। तो वही नियमित कार्यवाही, अनियमित कार्यवाही मतलब बिना नियम के कोई कार्यवाही की वाली प्रक्रिया सीआरपीसी के अध्याय 35 के अंतर्गत में है। यानी याद कर लीजिए, सीआरपीसी का अध्याय 35 में प्रक्रिया है अनियमित कार्यवाही की, बिना नियम वाली कार्यवाही किया जाता है। और इसमें धारा याद कर लीजिए, धारा है 460 से लेकर 466। तो 460 से लेकर 466 तक धारा सीआरपीसी के अध्याय 35 में है, जिसमें है अनियमित कार्यवाही। और धारा 451 से 459 तक सीआरपीसी का अध्याय 34 के अंतर्गत आता है, जिसमें है संपत्ति का व्ययन। तो याद कर लीजिए, सीआरपीसी का अध्याय 34 क्या है? संपत्ति का व्ययन। और इसमें धारा 451 से 459 है। और सीआरपीसी का अध्याय 35 है अनियमित कार्यवाही, जिसमें धारा 460 से 466 है। तो याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है सीआरपीसी का अध्याय 36। तो सीआरपीसी का अध्याय 36 याद कीजिए। इसमें कुछ अपराधों का संज्ञान लिया गया है और उन कुछ अपराधों के संज्ञान करने के लिए कोई परिसीमा बना दिया जाता है। यानी कुछ अपराधों को संज्ञान लेने के लिए लिया जाता है, तो कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए कोई यहाँ परिसीमा बनाई गई है सीआरपीसी के अध्याय 36 में, जिसमें इस सीआरपीसी के अध्याय 36 में धारा याद कर लीजिए। धारा है 467 से लेकर 473। यानी सीआरपीसी का 467 से 473 तक धारा आती है सीआरपीसी के अध्याय 36 में। और इसमें प्रक्रिया है कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। तो याद हो गया। तो नेक्स्ट लास्ट अध्याय की तरफ हम आ चुके हैं, सीआरपीसी का अध्याय 37। तो सीआरपीसी का अध्याय 37 क्या कहता है? इसमें एक शब्द आपको याद रखना है, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण, तो प्रकीर्ण आपका किस सीआरपीसी के अध्याय में आता है? तो प्रकीर्ण आपका सीआरपीसी का अध्याय 37 के अंतर्गत आता है। तो याद कर लीजिए, सीआरपीसी का अध्याय 37 में है प्रकीर्ण, जिसमें धारा है 474 से 484। तो 474 से लेकर 484 तक आता है सीआरपीसी का अध्याय 37। तो एक बार पुनः निकाल कर लेते हैं, जिससे आप सभी को कहीं कोई कंफ्यूजन ना होने पाए, पूरा सेशन आपको याद हो जाए क्लास में ही। तो अध्याय 29 में अपील, और इसमें धारा 372 से 394। अध्याय 30 में निर्देश व पुनरीक्षण, धारा 395 से 405। अध्याय 31 में सीआरपीसी के अध्याय 31 में आपराधिक मामलों का अंतरण है, धारा 406 से 412 तक। सीआरपीसी का अध्याय 32 है दंडादेशों का निष्पादन, यानी निलंबन, परिहार, लघुकरण। और धारा याद कर लीजिए 413 से 435। नेक्स्ट अध्याय सीआरपीसी का अध्याय 33, जिसमें है बेल व बंद पत्रों के बारे में उपबंध, धारा याद कर लीजिए 436 से 450 450। नेक्स्ट सीआरपीसी का अध्याय 34, और 34 में है संपत्ति का व्ययन, धारा याद कर लीजिए 451 से 459। नेक्स्ट सीआरपीसी का अध्याय है अध्याय 35। तो आइए अध्याय 35 की ओर देखते हैं। 35 में है अनियमित कार्यवाही,
और इसमें धारा याद कर लीजिए, धारा है 460 से लेकर 466। तो सीआरपीसी का नेक्स्ट अध्याय 36 की तरफ आते हैं। 36 में है कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। धारा 467 से लेकर 473 तक की धारा का चर्चा सीआरपीसी के अध्याय 36 में की गई है और इसमें कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा है। सीआरपीसी का लास्ट अध्याय, सीआरपीसी के कुल कितने अध्याय हैं ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो सीआरपीसी के कुल अध्यायों की संख्या है 37। जो 37वां लास्ट अध्याय पे हम चल रहे हैं। तो सीआरपीसी का लास्ट यानी 37 अध्याय में प्रकीर्ण है और इसमें धारा 474 से लेकर 484 यानी 474 से लेकर 484 धारा तक की धारा सीआरपीसी के अध्याय 37 में आता है। इसमें है प्रकीर्ण। तो ये हमारा सीआरपीसी का 37वां अध्याय यहाँ पे होता है समाप्त। अब हम यहाँ से एक एक धारा को आप सभी को विस्तृत बताते हुए चलूंगा कि कौन सी धारा में कौन सा दंड है, प्रावधान है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पुलिस अपना कामकाज करती है। मेरे प्यारे बच्चों, पुलिस जो कुछ भी अपने कार्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में करती है वो कहीं ना कहीं आईपीसी के अंतर्गत ही करती है। यानी जो चीज़ आईपीसी में नहीं है वो पुलिस कहीं कदाप नहीं करती है। पुलिस के कार्य क्षेत्र में जितना काम कार्य क्षेत्र करने के लिए है वो सब आईपीसी के अंतर्गत पुलिस अपना कामकाज का निर्वहन करती है। किसी को पकड़ना है आईपीसी के अंतर्गत और जितना दंड आईपीसी में लिखा बना हुआ है पुलिस उतने दंड मुलजिम को देती है। तो चलिए सीआरपीसी के अध्याय हमारा हुआ समाप्त। कुल 37 अध्यायों पर चर्चा हो चुकी। अब 37 अध्यायों पर चर्चा हो गई तो अब हम सीआरपीसी के एक एक धारा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सीआरपीसी के 37 अध्याय को हमने आपको पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। कहीं अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। तो सीआरपीसी का ये 37वां अध्याय समाप्त हुआ। इससे पहले 2-3 वीडियो और पब्लिश हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिएगा और हर एक वीडियोस को क्रम से देखिएगा जिससे आप सभी को बेहतर से बेहतर समझ पाए और परीक्षा में क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो ये सीआरपीसी के अध्याय थे। अब सीआरपीसी के धाराओं की तरफ हम बढ़ते हैं एक एक धारा पर। तो अगर हम धारा 1 की बात करें कि धारा 1 में क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों धारा 1 में है नाम और विस्तार। यानी किस आपके परीक्षा में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि किस धारा में नाम व विस्तार की चर्चा की गई है। तो नाम और विस्तार की चर्चा की गई है धारा 1 में। यानी धारा 1 में नाम व विस्तार की चर्चा की गई है। नेक्स्ट धारा 2 में। तो धारा 2 में क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, धारा 2 में है परिभाषा। तो धारा 2 में क्या है, परिभाषा। तो धारा 1 याद कीजिए, धारा 1 नाम व विस्तार। नाम व विस्तार धारा 1, परिभाषा धारा 2। धारा 2 में क्या है, परिभाषा। अब नेक्स्ट धारा 2 में कुछ काखा गाघा के टाइप से भी
क्वेश्चन है, यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछा गया है। तो आइए जान लेते हैं धारा 2 के का में क्या है। तो याद कर लीजिए, धारा 2 के का में है जमानतीय अपराध का परिभाषा। यानी जब हम कोई जमानत कर देते हैं, जमानत वाला कामकाज करते हैं, तो ऐसे जमानतीय अपराध की परिभाषा का जिक्र किया गया है धारा 2 के का में। तो धारा 2 के का में क्या है? जमानतीय अपराध की परिभाषा। अब आते हैं धारा 2 के गा में। तो धारा 2 के गा में है कोई जब हम संज्ञेय अपराध करते हैं तो ऐसे संज्ञेय अपराधों की परिभाषा का प्रक्रिया दिया हुआ है। तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा किस धारा में है? तो याद कर लीजिए, संज्ञेय अपराध की परिभाषा धारा 2 गा में है। तो धारा 2 के गा में क्या है? संज्ञेय अपराध की परिभाषा। तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा धारा 2 के गा में है। तो याद कर लीजिए, नेक्स्ट धारा है 2 के घा, यानी धारा 2 का घ। 2 का घा निम्नलिखित में से इसमें कौन सा प्रक्रिया आता है, प्रावधान आता है? तो याद कर लीजिए, परिवाद की परिभाषा। तो बताइए, परिवाद की परिभाषा निम्नलिखित में से सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत आता है? तो परिवाद की परिभाषा आता है धारा 2 के घा के अंतर्गत। तो 2 के घा के अंतर्गत आता है परिवाद की परिभाषा। अब परिवाद की परिभाषा हो गई, तो अब जांच की भी बात आती है। तो अब निम्नलिखित में से बताइए, जांच की परिभाषा सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत आता है? तो याद कर लीजिएगा, 2 के छ यानी जा वाला। तो 2 का 6 में जांच की परिभाषा आता है, इसमें किया जाता है जांच। तो जांच की परिभाषा 2 के 6 के अंतर्गत आता है। सीआरपीसी के 2 के 6 में जांच की परिभाषा है। अब नेक्स्ट आते हैं 2 के ज में। तो 2 के ज में है अन्वेषण की परिभाषा, यानी खोजबीन की परिभाषा। तो अन्वेषण की परिभाषा सीआरपीसी के किस अध्याय में है? तो सीआरपीसी के 2 के ज में है अन्वेषण की परिभाषा। अब आते हैं सीआरपीसी का 2 का ढ मतलब ढक्कन वाला ढा। तो 2 के ढा यानी ढक्कन वाले में सीआरपीसी के 2 के ढ में ढक्कन वाले ढा में है असंज्ञेय अपराध की परिभाषा। यानी अभी हमने पढ़ा था संज्ञेय अपराध की परिभाषा किस धारा में है? तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 2 के ग में है। और संज्ञेय अपराध की परिभाषा अगर सीआरपीसी के 2 के ग में है, तो असंज्ञेय अपराध की परिभाषा सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत है? तो असंज्ञेय अपराध की परिभाषा 2 के ढा में है, यानी ढा का मतलब ढक्कन वाला ढा। तो सीआरपीसी के 2 के ग में संज्ञेय अपराध की परिभाषा है। याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज ना हो संज्ञेय और असंज्ञेय में मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को कंफ्यूज ना होने पाए। तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा पूछे तो सीआरपीसी का धारा 2 के ग है, और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा पूछे तो सीआरपीसी का धारा 2 का ढा है, ढक्कन वाला ढा। तो अब है सीआरपीसी का नेक्स्ट अध्याय का है धारा। तो सीआरपीसी का अगला धारा है 2 का आई। तो 2 का आई सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत
में क्या है, तो सीआरपीसी के 2 के आई में है अपराध की परिभाषा। यानी सीआरपीसी के किस धारा में अपराध की परिभाषा दिया हुआ है, तो याद कर लीजिएगा 2 का आई में। तो सीआरपीसी के 2 के आई वाले सेक्शन में अपराध की परिभाषा की बात की गई है। तो अपराध की परिभाषा किसमें है, सीआरपीसी के धारा 2 के आई में है। तो एक बार पूरा निकाल कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सीआरपीसी का अध्याय 1 कहता है नाम व विस्तार। तो नाम व विस्तार सीआरपीसी के सीआरपीसी के धारा 1 में है नाम व विस्तार। एक बार तो हम चल पी लें क्या मेरे प्यारे बच्चों। सीआरपीसी के धारा 1 में है नाम व विस्तार। सीआरपीसी के धारा 2 में परिभाषा। याद कर लीजिए, सीआरपीसी के धारा 1 में नाम व विस्तार, सीआरपीसी के धारा 2 में परिभाषा, सीआरपीसी के धारा 2 के का में जमानतीय अपराध का परिभाषा, यानी जमानत वाले अपराध की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 2 के का में है। अब सीआरपीसी के धारा 2 के गा में संज्ञेय अपराध की परिभाषा है। तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 2 के गा में है। और संज्ञेय हो गया तो असंज्ञेय भी क्या है, बिल्कुल है। तो असंज्ञेय अपराध की परिभाषा पूछे तो धारा 2 के ढा में है, यानी ढक्कन वाले ढा में। तो ये दोनों अगर हो सके इकट्ठा कर लीजिए। 2 के गा में है संज्ञेय अपराध की परिभाषा और 2 के ढा में है, ढक्कन वाला ढा लिखिएगा, असंज्ञेय अपराध की परिभाषा। अब सीआरपीसी के धारा 2 के 6 में है जांच की परिभाषा और सीआरपीसी के 2 के घ में है परिवाद की परिभाषा। तो सीआरपीसी के अध्याय 2 के घ में परिवाद की परिभाषा, सीआरपीसी के 2 के 6 में जांच की परिभाषा और सीआरपीसी के अध्याय 2 के जा में अन्वेषण यानी खोजबीन की परिभाषा। तो अन्वेषण की परिभाषा सीआरपीसी के 2 के जा में है। जांच की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 2 के 6 में है। सीआरपीसी के धारा 2 के घ में है परिवार की परिभाषा। मेरे प्यारे बच्चों, धारा ये हम धारा पढ़ा रहे हैं। कहीं अगर अध्याय निकल जा रहा है तो आप सब उसे धारा समझिएगा। कहीं कहीं हमें बोलना चाहिए अध्याय धारा और हम कह देते हैं अध्याय। तो धारा 1 में नाम व विस्तार, धारा 2 में परिभाषा, धारा 2 के का में जमानतीय अपराध की परिभाषा, धारा 2 के गा में संज्ञेय अपराध की परिभाषा, धारा 2 के घ में परिवार की परिभाषा, धारा 2 के 6 में जांच की परिभाषा, धारा 2 के जा में अन्वेषण की परिभाषा, धारा 2 के ढा में असंज्ञेय की परिभाषा और धारा 2 के आई में अपराध की परिभाषा है। अपराध की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 2 के आई में प्रक्रिया दी हुई है। अब हम आते हैं धारा 2 के ओ में। तो धारा 2 के ओ में, ओ फॉर ओमेन। तो धारा 2 के ओ में थाने का भार साधक अधिकारी, जो थाने का भार साधक अधिकारी होता है, यानी थाने का भार साधक अधिकारी अगर हम कहें तो यशो साहब, यही तो मतलब थाना अध्यक्ष ही थाने का भार संभालते हैं। तो थाने के जो भार साधक अधिकारी हैं यानी थाना अध्यक्ष हैं, यशो साहब जिसे कहते हैं, और वो सीआरपीसी के धारा 2 के ओ में प्रक्रिया बनी है।
तो थाने के भार साधक अधिकारी किस धारा के अंतर्गत आते हैं? तो धारा 2 के ओ में। तो नेक्स्ट है थाना के भार साधक अधिकारी धारा 2 के ओ में है, तो धारा 2 के आर में क्या है? तो धारा 2 के आर में है पुलिस का रिपोर्ट। पुलिस जो कुछ रिपोर्ट देती है वो सीआरपीसी के अध्याय के 2 के आर के अंतर्गत देती है। यानी पुलिस रिपोर्ट सीआरपीसी के किस धारे के अंतर्गत देती है? तो पुलिस जो रिपोर्ट देती है सीआरपीसी के धारा 2 के आर के अंतर्गत देती है, और थाने के भार साधक अधिकारी थाने में होते हैं सीआरपीसी के धारा 2 के ओ के अंतर्गत। अब नेक्स्ट धारा आता है सीआरपीसी का धारा 2 के यस। 2 का यस यानी 2 का यस पुलिस स्टेशन यानी कि थाना। जो आपका कोई एक थाना होगा घर का, मोहल्ले का, तो वो जो थाना होता है वो भी सीआरपीसी के अंतर्गत बना होता है। तो सीआरपीसी का कौन सा धारा के अंतर्गत पुलिस स्टेशन यानी थाना होता है? तो पुलिस स्टेशन यानी थाना सीआरपीसी का अध्याय पुलिस स्टेशन यानी थाना सीआरपीसी का धारा 2 के यस के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट है वारंट मामला। तो वारंट मामला सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत है? तो वारंट मामला सीआरपीसी के धारा 2 के यक्स के अंतर्गत आता है। तो धारा 2 के यक्स के अंतर्गत सीआरपीसी में प्रक्रिया है पुलिस वारंट मामला का। तो वारंट मामला सीआरपीसी के धारा 2 यस, 2 पुलिस रिपोर्ट 2R, धारा 2R पुलिस स्टेशन सीआरपीसी का धारा 2 यस, और थाने के भार साधक अधिकारी सीआरपीसी का धारा 2O, 2 का O है। अब नेक्स्ट है धारा 8, 9, 11। तो ये 8 और 9 और 11 पर हम चर्चा करते हैं। धारा 8 में सीआरपीसी के धारा 8 में क्या है? सीआरपीसी के धारा 9 में क्या है? सीआरपीसी के धारा 11 में क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, सीआरपीसी के अध्याय 8 में राज्य सरकार द्वारा कोई महानगर क्षेत्र की जब राज्य सरकार घोषणा करती है तो सीआरपीसी के अंतर्गत को राज्य सरकार किसी भी महानगर क्षेत्र की घोषणा कर सकती है। सीआरपीसी के किस धारा में प्रक्रिया है? तो सीआरपीसी के अध्याय 8 में, सीआरपीसी के अध्याय 8 के अंतर्गत कोई भी राज्य सरकार किसी भी महानगर क्षेत्र की घोषणा कर सकती है। सीआरपीसी के अध्याय 8 में ये प्रक्रिया बना हुआ है। अब एक आता है सेशन न्यायालय। तो मेरे प्यारे बच्चों सेशन न्यायालय सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। सेशन न्यायालय सीआरपीसी के धारा 9 के अंतर्गत आता है। तो धारा 9 के अंतर्गत आता है सीआरपीसी में सेशन न्यायालय, याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट है सीआरपीसी का धारा 11। तो सीआरपीसी का धारा 11 है न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट का मामला कि सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत आता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट का मामला न्यायालय सीआरपीसी के धारा 11 के अंतर्गत आता है। तो आप सभी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो याद कर लीजिए मेरे साथ, सीआरपीसी के धारा 2 के ओ में कौन सी प्रक्रिया है? तो याद कर लीजिए, धारा 2 के ओ में थाने के भार साधक अधिकारी, सीआरपीसी के धारा 2 के आर में पुलिस रिपोर्ट देती है, और सीआरपीसी के धारा
2 के यस में पुलिस स्टेशन बना हुआ है, यानी थाना जिसको आप कहते हैं। सीआरपीसी के धारा 2 में आता है वारंट मामला, और सीआरपीसी का धारा 2 के में वारंट मामला आता है। अब राज्य सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र की जब घोषणा करती है तो ये सीआरपीसी का धारा 8 है। सेशन न्यायालय जो बना है ये सीआरपीसी का धारा 9 है। और न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय होता है, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय जहाँ बना होता है, ये सीआरपीसी का धारा 11 के अंतर्गत होता है। तो कैसा लगा आज का ये सेशन? तो एक बार याद कर लीजिए धारा 1 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों। आप भी ध्यान से गाते हुए मेरे साथ चलिए जिससे याद हो जाए। तो धारा 1 में है नाम व विस्तार, धारा 2 में परिभाषा, धारा 2 के का में जमानतीय अपराध की परिभाषा, धारा 2 के गा में संज्ञेय अपराध की परिभाषा, धारा 2 के धा में असंज्ञेय अपराध की परिभाषा, परिवार की परिभाषा धारा 2 के घा में है, जांच की परिभाषा धारा 2 के छा में है, अन्वेषण की परिभाषा धारा 2 के जा में है, और अपराध की परिभाषा धारा 2 के आई में है, और धारा 2 के ओ में थाने के भार साधक अधिकारी यानी कि थानाध्यक्ष यशो। धारा 2 के आर में पुलिस रिपोर्ट है, धारा 2 के यस में पुलिस स्टेशन या थाना जिसे कहते हैं, धारा 2 के यक्स में वारंट मामला है, धारा 8 में राज्य सरकार द्वारा किसी महानगर क्षेत्र की घोषणा करती है, धारा 9 में सेशन न्यायालय है, और धारा 11 में न्यायिक मजिस्ट्रेट का मामला है। तो ये रहा आज तक का सेशन, जिसमें हमने आपको बताया सीआरपीसी के 37 अध्याय तक की चर्चा आज तक के सेशन में हो चुकी, और आज हम आप सभी को धारा पर भी चर्चा शुरू कर दिए हैं, और कल से एक एक धारा को हम विस्तृत पढ़ेंगे। किस धारा में कौन सा कानून है, कौन सा दंड है, कौन सा विधान है, जिस दंड को पुलिस मुलजिम को देती है। तो पुलिस जो कुछ भी दंड प्रावधान कार्य करती है वो सीआरपीसी के नियम के अनुकूल करती है। जो सीआरपीसी में लिखा हुआ है पुलिस उसी सीआरपीसी का फॉलो करती है। तो एक एक धारा को जो हम आप सभी को पूरा विधिवत घोल के पिला दूंगा। बस आप सभी गंगा एकेडमी पर विश्वास बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए, और 1 लाख सब्सक्राइबर फटाफट जुड़ जाइए। एक एक कंपटीशन का एक एक फील्ड आपको रटवा दूंगा, कहीं आपको कोई कंपटीशन आप सभी को कठिन नहीं लगेगा। बस हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो एक एक धारा को हम कल से और विधिवत पढ़ेंगे और पूरा रटवाने का प्रयास करूंगा, खोल के पिला दूंगा। बस आप सभी से यही बार बार गुजारिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आप सभी से अपील करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी आपका परिवार है, आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है, और इस मंच पर आप सभी, इस परिवार में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी गंगा एकेडमी चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से हर वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे और आपसे कोई टॉपिक, कोई वीडियो छूटने ना पाए, क्योंकि हर वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और हर परीक्षा में हर वीडियो से आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं।
मेरा वादा है, मेरा विश्वास है कि आप सब गंगा एकेडमी का एक एक वीडियो देखकर परीक्षा देने जाओगे तो परीक्षा से निराश नहीं लौट के आओगे और एक नौकरी लेकर आओगे। तो गंगा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। गंगा एकेडमी के चैनल को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर ग्रुपों में आप सब शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, सभी परिचितों, सभी हित संबंधियों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हर ग्रुपों में इसे फैला दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि गंगा एकेडमी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंच जाए। ये आप सभी की जिम्मेदारी है। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक इसे पहुंचा दीजिए और आप सभी जुड़ते हुए फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। और आप सभी का 1 लाख सब्सक्राइबर हमें पूरा करते रहेंगे तो निरंतर आप सब जुड़ते जाएंगे तो संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट फुल सिलेबस आपको गंगा एकेडमी के माध्यम से पूरा विधिवत तैयारी कराऊंगा, पीडीएफ सहित आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा और बेहतर से बेहतर एडुकेटर को भी आमंत्रित करेंगे और 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा करा दीजिए। मैं वादा करता हूं कि ये डिजिटल बोर्ड को हटाकर, ये व्हाइट बोर्ड को हटाकर डिजिटल बोर्ड पर आप सभी के लिए सेवा दे दिया जाएगा। तो क्या आप डिजिटल बोर्ड की सेवा लेना चाहते हैं तो फटाफट गंगा एकेडमी पर आइए और 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। 1 लाख परिवार फटाफट गंगा एकेडमी पर जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही आप सभी के लिए डिजिटल बोर्ड उपलब्ध हो जाएगी। तो इसके आगे आज के सेशन में बस यहीं तक। इसके आगे फिर अगले नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बब्बा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। मैं आपका प्यार और सपोर्ट का आकांक्षी हूँ। बाबा, ऑल द बेस्ट।